ये जो विवेकानंद जी का अपन कल पढ़ रहे थे, इसमें कुछ जो आगे रह गया, वो और पढ़ देता हूँ मैं। इसमें वो क्या कह रहे हैं? हमें आध्यात्मिकता को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना होगा। ये इस प्रसंग में है, कल हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से अपनी लाइनेज हम ऋषियों, मुनियों उनसे ट्रेस करते हैं और किसी दूसरी संस्कृति के अंदर ये कंसेप्शन तक भी नहीं है। इससे बाहर निकलने का उपाय है कि सबसे पहले हमें हमारे पूर्वजों ऊपर जो बात हो चुकी थी, तो अगर उस समस्या से बाहर निकलना है, तो उसका उपाय क्या है? सबसे पहले हमें हमारे पूर्वजों द्वारा उत्तराधिकार स्वरूप मिली अमूल्य भेंट आध्यात्मिकता को दृढ़तापूर्वक पकड़े रखना होगा। क्या तुमने कभी ऐसे देश का नाम सुना है जिसके महानतम राजाओं ने अपने आप को प्राचीन राजाओं अथवा पुरातन दुर्ग निवासी पथिकों का सर्वस्व लूट लेने वाले डाकू बैरनों का वंशधर न बताकर अरण्यवासी, मतलब जो जंगल में निवास कर रहे हो, अर्धनग्न तपस्वी अधिक गौरव समझा? ऐसी तो एक भी संस्कृति नहीं है। ये तो एकमात्र खाली यहाँ पे है जो अपनी लाइनेज इस तरीके की अपने आप को ऐसा वंशधर बताते हैं, और तो कहीं इस तरीके की बात सुनने में ही नहीं आती। यही मैं बता रहा था कि हमारा जो टेम्परामेंट है, दूसरों से आप ये देखोगे वो तुलना कैसे, वो तो होगी नहीं। क्या तुमने कभी ऐसी भूमि के बारे में सुना है? यदि नहीं, तो यह हमारी मातृभूमि ही है वह स्थान। दूसरे देशों में बड़े-बड़े धर्माचार्य अपने को किसी राजा का वंशधर कहने की बड़ी चेष्टा करते हैं, परंतु यहाँ भारतवर्ष में महानतम राजा किसी प्राचीन ऋषि के वंशधर होने की बड़ी चेष्टा करते हैं। इसलिए भले तुम आध्यात्मिकता में विश्वास करो या नहीं, परंतु राष्ट्रीय जीवन के लिए तुम्हें आध्यात्मिकता को पकड़ना होगा और एक हाथ से यह पकड़ बनाए रखनी होगी। एक हाथ से का क्या मतलब है? कि ये पकड़ आपको बनाए रखनी है, बाकी सारे काम इसके अनुरूप रखो। बाकी सारे काम करते रहो, ये पकड़ मतलब आपने मजबूत कर रखा है अपने अपने आप को। तब फिर तुम दूसरे हाथ को फैला सकते हो और जो कुछ संभव हो, वह सब अन्य जातियों से लाभ कर सकते हो। जो चाहो सो गेन कर लो, फिर तो पकड़ आपकी वो है, ये सेंस होना चाहिए। परंतु सभी कुछ को जीवन के उस एकमात्र मूल तत्व आध्यात्मिकता के अधीनस्थ होना होगा। उसी से अपूर्व महिमा मंडित भावी भारत का उदय होगा। मैं निश्चित हूं कि ये आने वाला है। अतीत में जितना महान रहा है, उससे भी कहीं अधिक महत्तर भारत। सभी प्राचीन ऋषियों की अपेक्षा महत्तर ऋषियों का आविर्भाव होगा और तुम्हारे पूर्वज न केवल संतुष्ट ही होंगे, अपितु मुझे पूरा विश्वास है, वे जिन भी लोकों में हैं, वहां से अपने वंशजों को इतना महिमान्वित और इतना महान बने देख गौरवान्वित अनुभव करेंगे। मेरे भाइयों, आओ हम सब मिलकर कठिन परिश्रम करें। अब ये सोने का समय नहीं है। हमारे कार्य पर भावी भारत निर्भर करता है। आगे आने वाला भारत जो है, भारत जननी तत्परता से प्रतीक्षा कर रही हैं। वह केवल सो रही हैं। उठो, जागो और हमारी इस मातृभूमि को अतीत से कहीं अधिक गौरवशालिनी और अभिनव शक्ति संपन्ना होकर यहाँ अपने शाश्वत सिंहासन पर आरूढ़ होते देखो। वो श्री अरविंद ने किया। ईश्वर की परिकल्पना जितनी पूर्ण रूप से हमारी मातृभूमि में विकसित हुई, उतनी कभी भी कहीं भी नहीं हुई, क्योंकि ऐसी परिकल्पना और कहीं रही ही नहीं। इसलिए यहां राजनीति क्या रही, क्या ये केवल एकमात्र आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से ही समझ सकते हो। और कोई दूसरा दृष्टिकोण नहीं है। वर्तमान में जीवन में क्या होना चाहिए, शिक्षा में क्या होना चाहिए, ये भी एकमात्र बातें
आध्यात्मिकता नाम मुँह से लेना थोड़ी आध्यात्मिकता हो जाता है। उसका अर्थ क्या है वो? ये तो इसीलिए सबसे पहले जो ये 20वाँ वॉल्यूम शुरू किया 3-4 दिन इसी के पीछे आध्यात्मिकता। कदाचित आप लोग मेरे इस दृढ़ कथन से आश्चर्यचकित हैं, किंतु किसी दूसरे शास्त्र से ईश्वर तत्व के बारे में हमारे समान भाव ज़रा दिखाओ तो सही। कहीं ये कल्पना तक में भी नहीं है, तो उन लोगों से हमारे आगे के सूत्र हम कैसे लें? ये बताओ। अन्य जातियों के जातीय ईश्वर या देवता थे, जैसे यहूदियों के ईश्वर, अरब वालों के ईश्वर इत्यादि, और उनके ईश्वर दूसरी जातियों के ईश्वरों के साथ लड़ाई-झगड़ा किया करते हैं। ग्रीक पैंथियन इसी तरीके का, एक देवता की पत्नियां हैं, वो एक दूसरे से ही कुड़ती हैं, लड़ाइयाँ कर रही हैं। किंतु ये तत्व कि ईश्वर कल्याणकारी और परम दयालु है, हमारा पिता, माता, मित्र और आत्मा का परमात्मा है, प्राणों का प्राण, भारत में और एकमात्र भारत में ही रहा है। अंत में जो शैवों के लिए शिव, वैष्णवों के लिए विष्णु, कर्मियों के लिए कर्म, बौद्धों के लिए बुद्ध, जैनों के लिए जिन, ईसाइयों और यहूदियों के लिए जिहोवा, मुसलमानों के लिए अल्लाह और वेदांतियों के लिए ब्रह्म है, जो प्रत्येक संप्रदाय के प्रभु हैं, जिनकी संपूर्ण महिमा केवल भारत ही जानता था, वे ही सर्वव्यापी दयामय प्रभु हम लोगों को आशीर्वाद दें, हमारी सहायता करें, हमें शक्ति दें, जिससे कि हम इस भाव को कार्य रूप में परिणत कर सकें, मतलब जीवन में जिएँ इसको। हम लोगों ने जिसका श्रवण किया और अध्ययन किया है, वह खाए हुए अन्न के समान हमारी पुष्टि करे। अभी पुष्टि नहीं कर रहा, बिना पचे हुए पदार्थ के रूप में निकल जा रहा है, बस। इतनी हम चर्चाएँ कर रहे हैं, अगर ये अन्न पचना शुरू हो जाए, इसकी एनर्जी बननी शुरू हो जाए, वो मुद्दे, वो चीज़ें रह ही नहीं सकती। अभी तो ये अवशिष्ट पदार्थ के रूप में न तो हम सही इसको ग्रहण कर रहे, न इसको आत्मसात कर रहे, न डाइजेस्ट कर रहे। इसलिए एनर्जी नहीं बन रही इससे। वह हमारा बल बने, वह हमारे अंदर ऐसी शक्ति के रूप में परिणत हो, जो एक दूसरे की सहायता करे। उसके द्वारा हम गुरु और शिष्य आपस में ईर्ष्या न रखें। ओम शांति, शांति, शांति। हरि ओम। अब अपन आ जाते हैं अपना जो 20 इसके सनातन धर्म है उसके अंदर। ये अपनी जो शासन प्रणाली है उसके संबंध में सारी बातें चल रही है कि उसकी महानता क्या रही। अब ये देखो, ये अपन पढ़ रहे थे, यहां हम प्राचीन भारत में एकता स्थापित करने की समस्या की कठिनाई के रहस्य का यत्किंचित उल्लेख करेंगे। यहां हम थोड़ा उल्लेख करेंगे कि भारत के सामने एकता स्थापित करने की जो कठिनाई थी, ये सारी चर्चाएं हम ये कर रहे हैं कि यहाँ का मूल थ्रस्ट क्या था, मूल पुकार क्या थी इस संस्कृति की, और उसको उसी रूप के अंदर उसको मीट करना, उसको एड्रेस करना, समस्या को भारतीय भाव में ही किया जा सकता था। तो दूसरे लोग उसको सफल बताएँ, असफल बताएँ, क्या किए जाना चाहिए था, ये सूत्र और कोई दूसरा हमको नहीं दे सकता। तो हमको भारतीय भाव में प्रवेश करना पड़ेगा, और भारतीय जो जो प्रज्ञा थी, उसने इस समस्या को किस रूप में तो देखा और कैसे उसको हैंडल किया। ये श्री अरविंद कह रहे हैं, उसका मैं यत्किंचित थोड़ा बहुत उल्लेख करूँगा। ये जो उस समय की कठिनाई, उसका जो रहस्य है, इसको अब समझें हम। यह एक ऐसे केंद्रीभूत एकरूप साम्राज्य राज्य के साधारण साधन के द्वारा साधित नहीं की जा सकती थी, जो स्वच्छंद विभिन्नता, ये बात तो करी थी अपन ने, स्थानीय स्वायत्त शासनों
तथा सुप्रतिष्ठित सामुदायिक स्वाधीनताओं का समर्थन करने वाली सभी वस्तुओं को कुचल डाले। अभी तो यही है भई, ये कोई भी केंद्रीय शासन है, वो सब जगह एक रूपता लाने की कोशिश करता है। हमारी ही विचारधारा के अनुरूप चलें। किसी एक आश्रम के अंदर बौद्ध आश्रम है, तो उसके अंदर आप ये देखोगे कि भई उसी पद्धति के अनुरूप हों, दूसरी पद्धति वाले हों, तो वो ये कहेंगे भई इसका यहाँ क्या स्थान है? तो उसी मानसिकता से कोई एक केंद्रीय सरकार आ जाए, उसका प्रयास यही रहेगा कि भई उसी तरीके से चले, वो ही चिंतन की धारा, वो ही सारी, सब जगह वो ही प्रभावी हो। सहज रूप से है कि कैथोलिसिटी कैसे आ सकती है? हमारे पास कोई दूसरा अगर कोई आने लगे इस तरीके से, जिसका जिसका उद्देश्य या जिसका कंसेप्शन हमसे भिन्न हो, तो हम कहेंगे भई हमारे पास आप क्यों रहते हो? एक ही स्थान के ऊपर अलग-अलग, जैसे माँ कह रही थी, यहाँ अलग-अलग संस्कृतियों को रिप्रेज़ेंट किया जा रहा है। अलग-अलग महाद्वीप हैं, अलग-अलग देश हैं, वो सारे यहाँ आश्रम में रिप्रेज़ेंट हो रहे हैं। यही प्रयास वहाँ ऑरोविल में वो कर रही थी कि यहाँ सारे अपने सारी दूसरी चीज़ों को छोड़कर हायर चीज़ के लिए, उसमें आपका क्या पीछे बैकग्राउंड रहा है, वो सब छोड़ दो और किसी उच्चतर चीज़ की अभिप्सा। पर उ उस समय भारत के सामने ये ऐसी चीज़ नहीं थी, उसके सामने समस्या एक अलग तरीके की थी। और इस दिशा में जब-जब भी प्रयत्न किया गया, तब-तब वह प्रत्यक्ष रूप से भले कितनी भी लंबी अवधि के लिए सफल हुआ हो, पर उसके बाद विफल ही हुआ है। कौन-सा? कि जब आपने एक छत्र राज किया, स्थापित कर दिया, एक समय के लिए हो सकता है कि वो आपको लगे कि हाँ, सफल हुआ, और हम यहाँ कह सकते हैं कि भारत की भवितव्यता के रक्षकों ने बुद्धिमत्तापूर्वक ही उसे विफल होने के लिए विवश किया। इसलिए यहाँ जो जो कुछ भी हो रहा है भारत के अंदर, वो हमारे ऋषियों की प्रत्यक्ष या परोक्ष उपस्थिति, या तो प्रत्यक्ष रूप के अंदर है या परोक्ष रूप में है। माँ श्री अरविंद कहीं चले नहीं गए। ये तो साफ-साफ कह रहे हैं कि पहले दिन से, भारत की नहीं, जब से संस्कृति है, जब से ये पृथ्वी है, तब से वो इसको प्रिज़ाइड कर रहे हैं। तो इसके जो भवितव्यता के रक्षक हैं, उनकी प्रज्ञा, उसने जानबूझ के विफल होने के लिए विवश किया। आप ये कह रहे हो इस व्यवस्था में खोट था। ये तो वेल प्लान्ड चीज़ हो गई। इन दोनों में तो अंतर हो गया भई। अब ये कैसे, ये बात ही अलग हो गई है। तो यही मैं कह रहा था कि ये हम जो सामान्य बुद्धि से सोच रहे हैं, उस तरीके की चीज़ नहीं है। विफल होने के लिए विवश किया इसको, होने दिया नहीं। एक तो ये है कि वो इसमें कुछ कर नहीं सकते थे, विफल हो गया। दूसरे, उन्होंने इसे विफल होने दिया, क्योंकि उनको लग रहा था कि भई ये इसका विफल हो जाना ही ठीक है। हस्तक्षेप तो कर सकते थे, पर उनको लगा भी ये कोर्स ठीक है। पर यहाँ तो पॉज़िटिवली ये कह रहे हैं कि उनका डायरेक्ट इसमें इंटरवेंशन है, विफल होने के लिए विवश किया, ताकि इसकी आभ्यंतरिक आत्मा, मतलब बाहरी और आंतरिक, नष्ट न हो जाए। भीतर की जो चीज़ है, वो नष्ट न हो जाए और इसकी अंतरात्मा अस्थायी सुरक्षा के इंजन के बदले में अपने जीवन के गंभीर स्रोतों को न बेच डाले। ये समस्या है। ये आज भी है वैसे तो। स्पेशली जो लोग ये कहते हैं इस सूत्र को पकड़ के बस इससे जैसे ही आप कोई एक सूत्र बन पंकज, कोई आवाज नहीं आ रही है। तो कि बस हेलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, बीच तारों के साथ ही ऐसा है क्या? सबके साथ है।
हाँ जी। आवाज नहीं आ रही थी बीच में, अभी ठीक है। अच्छा, अब? वीडियो फ्रीज हो रहा है भैया, वॉइस भी ब्रेक कर रही थी। हुँ, अभी ठीक है। सही है, हाँ। ठीक। तो ये जो एक-एक सूत्र के अंदर व्यक्ति कहता है बस मेरे को जीवन का ये सूत्र मिल गया और मैं इस तरीके से इसको पकड़ के निकल पड़ूँगा। वो एक समय विशेष के लिए, काल विशेष के लिए हेल्पफुल हो सकता है। आपकी जो एस्टेब्लिश्ड चीज़ें हैं जिसने आपको बाँधे रखा है, जो आपको वेजिटेट करवा रही है, उसको तोड़ के निकलने में हो सकता है वो उस समय आपके लिए बड़ा सहायक हो। पर अल्टीमेटली वो क्या बन जाएगा? अस्थायी सुरक्षा के इंजन के बदले में। ये मार्ग तो अप्रत्याशित का है। इसके ऊपर आपको ग्रोइंग एक्सपीरियंसेस होंगे। आध्यात्मिकता यूँ नहीं कि कई लोग तो कहते हैं, "भई हमको इससे इंटरेस्ट नहीं है, जीवन की परिपूर्णता में इंटरेस्ट नहीं है। मैं तो केवल माँ का ही ध्यान करना चाहता हूँ, बस खाली ध्यान में ही रहना चाहता हूँ।" इन सूत्रों से होता नहीं, क्योंकि ऑलरेडी आप कह रहे हो ये चीज़ें नहीं, ये करते ही धीरे से दूसरी चीज़ प्रवेश कर जाती है। हाँ, एक्सक्लूसिवली माँ का होना वो एक अलग चीज़ है। वो समझदारी है, उसमें आप ये कहते हो मैं केवल माँ का हूँ, वो एक अलग भाव है। मेरी प्रतिबद्धता, मेरी निष्ठा किसी दूसरी चीज़ के प्रति नहीं है, वो एक अलग बात है। तो इसलिए अस्थायी सुरक्षा के इंजन में बदल डालता है ये एक छत्र राज है, ये नहीं करना उसको। उसके बदले अपने जीवन के गंभीर स्रोतों को न बेच डाले, तो इसको स्वीकार ही नहीं किया, विवश कर दिया विफल होने के लिए। ये देखो आप, तो परतंत्रता है या जितनी भी चीज़ें आईं, हम पता नहीं क्यों इसके लिए कि भई इसमें कमी है, वो है, तो ये तो मैंने आपको कहा ही कि ये हमारी वायरिंग की समस्या है। हमारे आउटलुक में कहीं न कहीं खोट है, जिसको ये ऐसी बातें करना बहुत पसंद है। इसमें जाने में ज़ोर आता है कि क्या हमारी प्रज्ञा ऋषियों की ऐसी रही, उन्होंने बुद्धिमत्ता पूर्वक विफल होने के लिए विवश कर दिया। ऐसा यदि कोई प्रयास किया भी गया, वो बात आज भी है। ये देश कोई एक सूत्र के अंदर, चाहे वो विकास का ही सूत्र हो कि हम इसको विकास करेंगे इसका, इन सूत्रों में ये देश नहीं, ऊँचे से ऊँचे सूत्र के अंदर भी। तो हमने ये ट्रेस कर लिया भारतीय कौन है, भारतीय भाव क्या है, हम यदि वो हैं और माँ श्री अरविंद का जो जो विज़न है वो तो और कहीं और ऊपर है। उसमें ये छोटी-छोटी चीज़ें बस हमने एक सूत्र में तो गीता कह दी, 5 लाइनों में गीता का रहस्य ये इन तरीकों से नहीं हो सकता। ये तो माँ की वाणी के प्रति आप बिल्कुल प्लायंट हैं, तो जाके हो सकती है। आप भी जीवन में सोचो भई मेरे को इन झंझटों से मतलब नहीं है, इससे नहीं है, उससे नहीं है। इनसे इन सूत्रों से काम नहीं हो सकता। आप सहज रूप से ओपन हो, माँ जैसे आपको कह रही है, जैसे करवा रही है। हाँ, पर उसके अंदर ये नहीं कि आपकी जिस तरीके की सुविधा है वो बातें नहीं चल रही, ये अलग है। ये कुछ-कुछ सेंटेंस आपको समझ में हाँ, दीपक जी कुछ क्या बोल रहे हैं आप? समझ में आ रही है, ऐसे जी। माइक ऑन रह गया है। भारत के अब ये देखो जितना भी इतिहास पढ़ाया जाता है या ये जो श्री अरविंद के सेंटेंस हैं, ये कोई भी अपने आप में ये कितना रिवीलिंग है, विफल होने के लिए विवश कर दिया। ये कहीं भी आप पूरे विश्व का साहित्य पढ़ लो, ये वाली बात नहीं आ सकती। तो आप अगर ये बात कहीं और खोजोगे तो पर्सपेक्टिव नहीं मिलेगा। ये फ़र्क है। ये फंडामेंटल फ़र्क है कि ये कहाँ से लेके आए ये बात।
तो हमको अपने जो सूत्र हैं और कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं है। श्री अरविंद और माँ जो सूत्र दे रहे हैं और इसके बारे में जो कह रहे हैं, साफ ही कह रहे हैं ये तो। साफ-साफ तो कह रहे हैं कि विफल होना भी उनकी प्रज्ञा का सूचक है। जो हमारा परतंत्रता का काल या जितना भी काल रहा, ये ऋषियों का सोचा-समझा एक निर्णय है, उसका परिणाम है। तो वो इतने मूर्ख हैं। विफल आप करवा रहे हो किसी को क्योंकि आपकी जो डिज़ाइन है, डिवाइन का या मैनिफेस्टेशन है, उसके लिए आवश्यक है। जिसके लिए जो आवश्यक है, वो अगर प्रेज़ेंस इतनी पोटेंट, ये ऐसी प्यूसेंसेस आपके पीछे आपकी रक्षा कर रही हैं, आपको क्या चिंता है भविष्य की ओर की? अपने तो निश्चिंत होके जो आपके मन में आता है, सो कर सकते हो। आपके भीतर जो अभीप्सा है, निश्चित की जा सकती है भई। भारत के प्राचीन मन को अपनी आवश्यकता का सहज ज्ञान था। साम्राज्य के विषय में उसका विचार एक ऐसे एकीकारक शासन का था, जो प्रत्येक वर्तमान प्रादेशिक एवं सामाजिक स्वाधीनता का सम्मान करे तथा किसी भी जीवित स्वायत्त शासन को जीवित हम में से अब ये प्रश्न करने का है, हम जीवित हैं या नहीं हैं? अगर वो ही रिस्पॉन्सेज़ दे रहे हैं जो जगत दे रहा है चीज़ों के प्रति, उन क्रोध का, भय का, घृणा का, कामना का, लालसा का, जो भी एक बने-बनाए जो हमको इतने समय से सिखाए गए हैं, जो प्रचलन के अंदर हैं, तो हम जीवित नहीं हैं। जीवित क्या है? जो अपने आप की अंतरात्मा को अभिव्यक्त जीवित प्राण है जिसके अंदर, कठपुतली जीवित थोड़ी होती है। कठपुतली तो कोई चला रहा है। तो यहाँ अगर एक व्यक्ति के पास भी कोई नई चीज़ है, नई धारा है, न कुछ भी है, तो उस एक का भी पूरा सम्मान है। तो कोई भी जीवित स्वायत्त शासन है, उसको अनावश्यक रूप से कुचल न डाले। किसी भी एक व्यक्ति भी है तो उसको बिल्कुल दबाव नहीं है उसके ऊपर, एकदम फ्रीडम है। ये कल्पना नहीं की जा सकती कि इसके लिए क्या चेतना की अवस्था की आवश्यकता है। और जो भारत का यांत्रिक एकत्व नहीं, वरन इसके जीवन का समन्वय साधित करे। यंत्र नहीं और हमारा सारा प्रयास यंत्र पकड़ने का है। बस मेरे को तो एक फ़ॉर्मूला दे दो। अर्जुन भी कह रहा था मेरे को तो ये तरीके बता दो। भई हम क्या कह रहे हैं कि बाहरी तरीका बता दो। समता वाला जो व्यक्ति है वो कैसे दिखता है? किम भाषेत, वो बोलता कैसे है, बैठता कैसा है, चलता कैसा है? उसके मेरे को उसके बताओ इंडिकेटर्स क्या हैं उसके? तो हम यांत्रिकता पे उतार लाने की प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति है। भारत इस पे कभी आग्रह करता ही नहीं। इनफैक्ट जहाँ उसको लगता है हर फ़ील्ड में, अब ये बात कैसे समझ में आए यदि आध्यात्मिक आपकी प्रवृत्ति नहीं हो, मनोभाव आध्यात्मिक नहीं हो, फ्रेश नहीं हो और फ्रेशनेस किसके प्रति? आपके भीतर अंतरात्मा है। तो हमारी फ्रेशनेस मतलब एक्सक्लूसिवली माँ और श्री अरविंद के प्रति। नहीं तो यांत्रिकता आ ही जाएगी, आ क्या ऑलरेडी है। जो हेल्थ के नियम हैं, समाज के नियम हैं, वो आपके ऊपर यूँ आप पे बाध्यकारी रूप से आपको ये हो कि भई ये तो करने ही पड़ेंगे। यंत्र बनाना चाहता है हर हर चीज़। ये आध्यात्मिकता एकमात्र है वो इसको तोड़ देती है, यंत्र नहीं, जीवित आप उसी से हो। ये बात यदि समझ में आ जाए, तो आपके लगभग मेरे ख्याल से सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँ कि क्या करें, क्या नहीं करें। जीवित रहो, बस। जीवित का मतलब ये है कि आप अपने जो डिक्टेट्स हैं या आपके सूत्र हैं, माँ आपको दे रही हैं, आप उस तरीके से चल रहे हो। यांत्रिकता बीच में आ जाएगी, भय के रूप में घुस जाएगी या आपके अंदर डिप्रेशन आ सकता है। और डिप्रेशन वगैरह कब आएगा? जो मैं के संबंध में ग्रंथि है, उसके साथ थोड़ी-सी संलग्नता है, वो सारी चीज़ें ले आएँगी, सारे पाप ले आएगी। कॉन्शियस आदमी है, वो जैसे ही वो हुआ, वो कह रहा है, "अरे! ये तो गड़बड़ हो गया।"
फिर चल पड़ेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए 1000 बार पतन भी है, तो वो आगे बढ़ने का रास्ता हो जाएगा। साधना चलती रहेगी। तो उसके लिए जीवित भारत ने ये काम किया, कोई एक जने के लिए नहीं। और ये भी नहीं ऋषि ने बैठ के कहा कि चलो इनको तो हटाओ और अपन परतंत्रता स्वीकार कर लेते हैं, ऐसा कौन कहेगा? तो ये हुआ किस तरीके से? कि उन्होंने कौन-सा रूप यहाँ भारत की आत्मा के अनुकूल है, कौन-सा प्रतिकूल है, किस तरीके से, कैसी सूक्ष्म व्यवस्था रही है, ऐसे थोड़ी कि कोई बैठ के ये बोल रहा है। हाँ, यदि कोई देख ना जाने, श्री अरविंद तो कह ही रहे हैं, यहाँ तो साफ कह रहे हैं। हालाँकि ख़ैर इसको पढ़ के भी लोगों को तो ये कोई सेंस नहीं है, इन शब्दों का भी, ये तो डायरेक्टली कह रहे हैं तो सेंस नहीं है। वो निकाल ही नहीं सकते इसमें से ये बात। और कहते डरेंगे इस बात को, क्यों कहते हम तो परतंत्र रहे, हम तो ये रहे, क्योंकि ये तो आप हार्डकोर अगर आध्यात्मिकता में जाते हो, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं इसमें, आपने गहन इसका अध्ययन किया हो, तो भले ही आप इन चीज़ों को टच कर सकते हो, नहीं तो कहते डरेगा व्यक्ति। कौन कह सकता है इस बात को? न ये सेंटेंसेस रजिस्टर होंगे, फाउंडेशंस तो कितनी लाखों प्रतियाँ छपी होंगी आज तक। लोग पढ़ भी रहे हैं, अलग-अलग भाषाओं में पढ़ रहे हैं। ये जब तक और इससे उन्होंने क्या किया वो तो एक चीज़ है, हम क्या कर सकते हैं, उसके सूत्र हम इससे प्राप्त कर सकते हैं। आगे चलकर वे अवस्थाएँ, जिनमें ऐसा समाधान सुरक्षित रूप से विकसित होकर अपना सच्चा साधन, आकार और आधार प्राप्त कर सकता था, लुप्त हो गई और इसके स्थान पर एक ही प्रशासनिक साम्राज्य स्थापित करने का यत्न किया गया। वह प्रयास तात्कालिक और बाह्य आवश्यकता के दबाव से परिचालित हुआ। आपके तुरंत में कोई आप ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो, कोई कोई ड्रामा ऑर्गेनाइज़ कर रहे हो आश्रम में या कोई कोई इस तरीके की चीज़। तात्कालिक और बाह्य आवश्यकता का दबाव इस तरीके का है, आप उसमें कह रहे हो कि इसमें मैनेजमेंट एक काम करते हैं, कोई खाने का काम ये कैटरिंग वाले को दे देते हैं, ये किसी इवेंट मैनेजर को दे देते हैं। आप ये जानते हो कि उसके साथ आने वाली ये समस्याएँ हैं, पर आप साथ में ये भी तोलते हो कि साधक हैं, अगर 4 जने हैं, उनको इस एक्टिविटी के अंदर उनकी ज़्यादा यूटिलिटी है। आप इन सारी चीज़ों को तोल के फिर ये निर्णय करते हो कि ठीक है, इतने दायरे में अपन एक इवेंट मैनेजर को हायर कर लेते हैं, ये काम वो देख लेगा। ये जानते हुए कि अल्टीमेटली चलो एक कैमरे वाले को अपने पास नहीं है, एक कैमरा बुला लेते हैं इसको रिकॉर्ड करने के लिए या फिर ये काम इस कंपनी को या फिर बाद में इसको दे देते हैं। पैकिंग करनी है उसके लिए पैकर्स एंड मूवर्स। तो एक आवश्यकता का दबाव है तात्कालिक तथा अपनी महानता और तेजस्विता के होते हुए भी पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सका। ये जो प्रयास है, वो तात्कालिक आवश्यकता का दबाव उससे गवर्न्ड था। तो अपनी महानता और तेजस्विता के होते हुए भी तेजस्विता तो हो ही जाएगी, ठेके के ऊपर आपने काम दिया है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर दिया है, फटाफट खींच देगा, रंग का काम खींच देगा, घरों में कॉन्ट्रैक्ट देते हो आप, कि भई यूँ तो मेरे से होगा नहीं, एक काम करो यार इसको फटाफट अपने को इवेंट ये आ रहा है, ये दर्शन डे आ रहा है या ये ऐसा कोई चीज़ आ रही है, ये उसको दे के एक बार पूरा करो, ठीक है अपन जानते हैं ये जैसा होगा वैसा होगा। या इसमें पैसा ज़्यादा लगेगा या इसमें क्वालिटी में अपने को थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो उसकी जो भी उसकी महानता, तेजस्विता उस समय विशेष के लिए प्रतीत होती हुई हो, पर पूर्ण सफलता नहीं प्राप्त कर सका, क्योंकि ये भूमि में ही है, भारत जीवित है, ये साँस ले रहा है। जो मनुष्य, जो भारतीय यहाँ हैं, उनको ये राष्ट्र गढ़ रहा है, उन इन व्यक्तियों का ये मोहताज नहीं है। ये व्यक्तियों का सारों का सामूहिक नाम भारत नहीं है। भारत जो पहली ही डेफिनिशन श्री अरबिंदो इस पुस्तक में दे रहे हैं, भारत एक जीवित सत्ता है। उतनी ही जीवित जैसे कि शिव, जैसे कि राधा।
तो वो जीवित है तो उसके संपर्क में आया जा सकता है। ये बिल्कुल किया जा सकता है और उसको पूर्णतम अभिव्यक्ति तो श्री अरविंद में मिली है। इसीलिए अपनी कमेंट्री इसी पुस्तक के अंदर शुरू ये होती है कि इसकी पूर्णतम अभिव्यक्ति करने पे भी ये श्री अरविंद की पर्सनैलिटी का एक कोई छोटा-सा पक्ष है। श्री अरबिंदो की जो कंप्लीट पर्सनैलिटी है, वो कोई इनसे वो तो स्वयं परमात्मा है, वो कोई इससे कोई कोई बंध थोड़ी जाते हैं। वो तो पूरी मनुष्य जाति से भी नहीं। उनके जितने भी स्वप्न हैं, वो तो पहले भारत, फिर बाद के अंदर पूरी मनुष्य जाति। और वो भी कोई बहुत बड़ा सिंथेसिस नहीं है, वो तो और ऊपर के वैभव। पर तुरंत के अंदर ये पड़ाव हमारे सामने है कि भारत में सशक्त राष्ट्रवाद हो और ये केवल भारत के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। उस दिशा में जो किया जा सके, वो हमको सोचना चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए कि ये भी एक बस इम्पोर्टेंट पड़ाव है। वह सफल हो भी नहीं सकता था, क्योंकि उसने एक ऐसी दिशा का अनुसरण किया, जो अंततः भारतीय भाव के वास्तविक झुकाव के साथ सुसंगत नहीं थी। इसीलिए हम जिस तरीके के सूत्र बताते हैं, बस मेरे को तो जीवन में ऐसे कर लूँ, ये होता नहीं इसीलिए। इसीलिए आध्यात्मिकता किन्हीं भी सूत्रों में बंधती नहीं। जिन्होंने प्रयास किया, वो अल्टीमेटली वो सफल नहीं है। बड़ी-बड़ी पद्धतियाँ हैं, वो इसीलिए बची हुई हैं क्योंकि उसको फ़ॉलो करके कोई न कोई उनको फ्रेश अनुभव हैं, तो ही वो पद्धतियाँ हैं, अदरवाइज़ तो वो पद्धतियाँ रह नहीं सकती थी। वो भले ये कहें कि ये हम हमारी पुस्तक में लिखा है, पुस्तक नहीं, क्योंकि व्यक्ति उसको फ़ॉलो कर रहा है, उसको नए अनुभवों में ढाल रहा है, इसलिए भले ही वो है। जिन्होंने भी केवल सूत्रों में उसको ढाल दिया, पौधों की बात करो और तो वो तो ड्राई हो गए। जो भी कोई सोचता है कि बस मैंने इसको ये डिफाइन कर दिया, वेल डिफाइंड पद्धति है तो आपने उसकी मृत्यु निश्चित कर दी। वो डेफिनिशन कितनी भी व्यापक हो सकती है, पर आपने एंश्योर कर दिया कि ये अब नष्ट हो जाएगी। तो ऐसी दिशा का अनुसरण किया जो अंततः भारतीय भाव के वास्तविक झुकाव के साथ सुसंगत नहीं थी। ये झुकाव क्या है? आपकी अंतरात्मा के प्रति निष्ठा। वो आपके हृदय में क्या वाणी बोल रही है? लिख दिया होगा श्री अरविंद ने कुछ भी, जो भी, पर अब आपके हृदय में क्या बोल रहे हैं वो? माँ क्या कह रही है? तो पहले तो उसकी तैयारी, ये आप में सिंसियरिटी हो, प्योरिटी हो, वो आपके अंदर हूबहू वैसा चित्र उकेर सके, नहीं तो उकेर नहीं पाते, फिर आप उसको फ़ॉलो कर पाओ। तो आपके लिए रोज़ जो आपके दिन हैं, वो सामान्य दिन नहीं रह जाएँगे। फिर जो सावित्री कह रही है कि हर दिन जो है वो एक पिल्ग्रिमेज बन जाता है, मिरेकल बिकम्स ए रूल। फिर आपका एक रूल बन गया है, चमत्कार है, आपका होना मात्र एक चमत्कार बन जाता है। आप जो कह रहे हो सो बढ़िया है। सब टोटल जो है एक-एक एक्ट साधना बन जाती है। और यूँ साधना सो कॉल्ड साधना है, वो भी साधना नहीं, वो तो खाली एक बोझा है। साधना किसकी है? इसलिए आदमी को अरे तपस्या करनी पड़ती है, त्याग करना पड़ता है, बोझा है वो खाली। इसलिए कहना पड़ता है कि तपस्या है, त्याग है। आनंद को कोई तपस्या त्याग कहता है क्या? हम देख ही चुके हैं कि भारतीय राजनीतिक सामाजिक प्रणाली का आधारभूत सिद्धांत था सामुदायिक स्वायत्त शासनों, अर्थात ग्राम के, नगर और राजधानी के जाति, निगम, कुल, धार्मिक समाज एवं प्रादेशिक इकाई के स्वायत्त शासनों का समन्वय। समन्वय, गडमड नहीं, तू भी है, मैं भी हूँ, 4 जने बेमेल तरीके से संगीत कर रहे हैं, वो नहीं। सबको फ्रीडम है तो तबले वाला अपने तरीके से तबला बजा रहा है, बांसुरी वाला कुछ और ही राग कर रहा है, हारमोनियम कुछ और ही कर रहा है, वीणा कुछ और कर रही है। काजी हमने इनको पूरी फ्रीडम दे रखी है। ये फ्रीडम क्या हुई? क्या संगीत आएगा इसके अंदर? एक जना तो नहीं बैठेगा सुनने के लिए। क्या भव्यता है उसकी? तो फिर फ्रीडम क्या हुई? तो आप क्या कह रहे हो? एक कॉमन थीम में बज रहे थे। सबको एक ही सूत्र में है, तो फिर वो एक सूत्रता क्या है? वो है दिव्य जननी का संकल्प।
वही वेद सामने लेके आ रहा था, इसलिए अग्नि। वो संकल्प इस तरीके का हर जने को पूरी फ्रीडम दी जा सकती है और सारे एक ही स्कीम में हैं और वो स्कीम है माँ का संकल्प। इसके प्रति निष्ठावान रहा भारत हमेशा ही। हमसे भी यही बात की जा रही है। सूत्र माँ अपने आप प्रदान कर देंगे। आपको जो जहाँ जिस तरीके की पर व्यक्ति ये बस मेरे को तो इसी से मतलब है, मेरे को ये वो चल नहीं सकती ये बात। ये बात तो माँ से पूछो, आपको क्या चाहिए? बस। नहीं तो इंक्लिनेशन होता है, किसी का ध्यान की तरफ हो जाएगा। किसी का कह रहा है मेरे को तो यहाँ जंगल में रहने के अंदर है, मेरा तो ये पलायन करने का है या मैं तो बस अंदर ही रहना चाहता हूँ, बाहर की एक्टिविटी नहीं करना चाहता। या कोई कहता है मैं बाहर में मेरे को सुविधा है या मेरे को पब्लिक डीलिंग में सुविधा है। अरे पर समस्या आप क्या चाहते हो वो नहीं है ना। माँ आपके माध्यम से क्या चाहती है वो है। राष्ट्र या राज्य या संघबद्ध गणराज्य इन स्वायत्त शासनों को एक सूत्र में आबद्ध करके स्वतंत्र तथा जीवंत सुगठित प्रणाली में समन्वित करने का एक साधन था। ये कैसे हो सकता है? जैसे मैंने संगीत सभा का एक उदाहरण आपको दिया, पूर्ण फ्रीडम है। अभी तो आप ये कहते हैं नहीं, नहीं फ्रीडम मतलब अरे भी जो तबला बजा रहा है वो तो उसके तरीके से चलना चाहिए। तो आप कह रहे यार फिर बाद में आपने तो इसको अनुशासन में डाल दिया। तबले वाले की क्या फ्रीडम रही? सारे एक स्वर में बजाओ। अगर अलग-अलग आपने स्वर आपका तय कर रखा है, बांसुरी किसी और ही स्वर में बज रही है, आपकी वीणा कुछ और ही, तानपुरा कुछ और बोल रहा है, तो ये संगीत थोड़ी होगा फिर, ये तो बेमेल हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। ये संगीत थोड़ी हुआ कोई, पूरा एन्सेम्बल कहाँ से आ जाएगा ये? तो यहाँ फिर बाद में ये क्या हुआ, वो प्रणाली कौन-सी है, जो इसकी आत्मा है, जो वेद के अंदर अभिव्यक्त हुई है। सर्वप्रधान समस्या थी इन राज्यों, जातियों और राष्ट्रों में एकता लाते हुए, पर इनके स्वायत्त शासन का सम्मान करते हुए। हम में से हर एक को पूरी फ्रीडम है, पर वो फ्रीडम कितनी है, कितना आप एक बड़ा लार्जर ग्रुप है उसके अंदर इनफैक्ट आप ये देखोगे फ्रीडम तो टोटल है, पर कौन से भाग को? आंतरिक को। इसको कन्फ्यूज़ कर लिया जाता है बाहरी लाइसेंशियस बिहेवियर। मैं चाहूँ सो बोलूँ, चाहे सो खाऊँ, चाहे सो करूँ और चाहे मतलब अभी तो मनुष्य जाति इस स्तर के ऊपर है नहीं कि निम्नतर उसकी जो प्रवृत्तियाँ हैं, इसलिए अनुशासन। इसीलिए पूर्ण स्वतंत्रता होते हुए भी धर्म का जो जुआ है, योक है, इतना भारी रूप से कसा हुआ है, राजा के ऊपर कसा हुआ है। सामान्य व्यक्ति की तो बात छोड़ दीजिए, राजा के ऊपर इतना भयंकर रूप से कसा हुआ है, उसका कार्य तो क्या है कि अगर वो अपने धर्म से च्युत होता है, तो प्रजा को ये पूरा अधिकार है, उसको कुत्ते की जैसे मारते मार डाले। ये हम पढ़ के ही गए हैं। तो इसलिए स्वायत्त शासन का सम्मान करते हुए इन्हें एक विशालतर स्वतंत्र एवं जीवंत संस्थान के रूप में कैसे समन्वित किया जाए। एक ऐसे शासन तंत्र को खोज निकालना आवश्यक था जो अपने सदस्यों में शांति और एकता को बनाए रखे, बाह्य आक्रमण के विरुद्ध सुरक्षा सुनिश्चित करे और अपनी एकता तथा विविधता में उन्मुक्त विलास एवं विकास को एक सर्वांगीण रूप प्रदान करे। ये समस्या भारत की, क्योंकि हमारा टाइटल क्या था? हमारा टाइटल है एकीकरण की समस्या का वह आशय जिसके अनुरूप प्राचीन भारत का मन इसे समझता था। प्राचीन भारतीय मन कैसे समझ रहा है उसको? संस्था के अंदर जो बैठा है हेड, उसको ये समस्या किस रूप में नजर आ रही है, कोई दूसरा कहीं और जिसको मेरा पता नहीं, उससे आप मेरी समस्या पूछ रहे हो, वो कैसे बता देगा आपको? तो भारत के सामने उसकी समस्या का स्वरूप क्या था? ये था। अब उसने इसका किस तरीके से उत्तर दिया, नहीं दिया, कैसे क्या है? पहले समस्या नहीं समझें, उत्तर किस न उसका भाव समझें। इसलिए हम क्या-क्या समझते आ रहे हैं, भारतीय भाव, उसका मूल उद्देश्य, फिर उसके सामने जो समस्या थी उसको ये किस दृष्टिकोण से देखता था, तो उसने अब हैंडल कैसे किया?
भाई उसने फिर बाद में कैसे हैंडल किया उसको, ये सारी चीज कंसिडर करोगे तो आप वास्तव में समझ सकते हो कि ये इसमें सफल हुआ नहीं हुआ, क्या क्या बातें हैं, ये सारी तो तब समझ में आ सकती है। कितना गंभीर ये सारा वर्णन है। इसी अर्थ में भारत का प्राचीनतर मन प्रस्तुत समस्या को समझता था। बाद के युग के प्रशासनिक साम्राज्य ने इसे केवल आंशिक रूप में ही स्वीकार किया, परंतु उसकी प्रवृत्ति, जैसी कि केंद्रीय कारक प्रवृत्ति सदा ही हुआ करती है, यह थी कि अधीनस्थ स्वायत्त शासनों की शक्ति को यदि सक्रिय रूप में नष्ट न भी किया जाए तो भी केंद्रीय कारक प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है, उसके सबॉर्डिनेट जितने भी सिस्टम्स हैं, जैसे आपके घर के ऊपर है, आप मालिक हो साहब, आप फ्रीडम दे रहे हो, आपके जो कर्मचारी है उसके प्रति आपका बहुत अच्छा भाव है, आप परिवार के जैसे ही रखते हो उसको, पर फिर भी अनुशासन तो आप तय करते हो, भोजन कैसे होगा, जो भी आपको सही लगता है, चाहे आप ऑर्गेनिक की बात करते हो, पर अनुशासन आप लागू करते ही हो। नहीं, ये नहीं होगा, चाहे उसके भले के लिए है या जो भी है। भाई आप अगर आपके घर के ऊपर आप शासन एनफोर्स कर रहे हो, तो आप तरीके से जो सबॉर्डिनेट जो भी उसमें सत्ताएं हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपके जो कर्मचारी हैं, जो लोग हैं, उन सारों को आप, तो ये एक प्रवृत्ति है ही, ये कहने की बात नहीं है। और फिर बाद के अंदर जैसे वो कह रहे हैं समर्थ का नहीं दोष गोसाई, समर्थ व्यक्ति है वो तो अपना ही समर्थता अपने साथ, अधिकार बोध जो है अपने साथ ये प्रवृत्ति लेके आता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास पावर है, एग्जीक्यूट करेगा वो उसको, उसको तो शासन में लगाएगा ही। तो केंद्रीय कारक प्रवृत्ति जो है सदा ही हुआ करती है, वो क्या है कि अधीनस्थ स्वायत्त शासनों की शक्ति को सक्रिय रूप से न भी तो भी धीमे धीमे, लगभग अवचेतन रूप में उसे क्षीण और जर्जर तो कर ही दिया जाए, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब कभी केंद्रीय सत्ता कमजोर हुई, प्रादेशिक स्वायत्त शासन के सुदृढ़ सिद्धांत ने जो भारत के जीवन के लिए अत्यावश्यक था, स्थापित कृत्रिम एकता को क्षति पहुंचाकर फिर से अपना अधिकार जमा लिया। केंद्रीय सत्ता जैसे ही कमजोर पड़ी, वैसे ही अब आप इसको जब इसने किस तरीके से फिर से जो भी छोटी-छोटी इकाइयां हैं, चाहे वो मगध के साम्राज्य के अंदर हो, चाहे कोई दूसरे में, इनका एक्सटेंड करना या छोटा होना या कुछ राज्य इसमें से निकल जाना, इसको आप इतिहास के अंदर उसी भाषा में वर्णन करते हो जैसे दूसरे राज्यों ने बगावत कर दी जी, यहाँ भी बीच-बीच में बगावत हो रही। अरे तो पर ब बगावत थी किस आधार पे? आप कहते हो वही चीज़ तो यहाँ है, वो चीज़ नहीं है यहाँ। भीतर की समझोगे तो आप इसको कि अच्छा ये बात है। अब इस आधार के ऊपर जो इन्होंने कहा कि किस तरीके से अगर केंद्रीय सत्ता किसी समय रही, वो जहां कमजोर पड़ी, तुरंत ही जो प्रादेशिक स्वायत्त शासन है, उसने वापस अपने आप को एस्टेब्लिश कर दिया। पर ये वो वाली चीजें नहीं है जो दूसरे राष्ट्रों में हुई, वैसी नहीं। यहाँ केंद्रीय सत्ता अगर प्रबल भी है, तो कोई निरंकुशता वो वाली नहीं जो और दूसरे देशों के अंदर या और दूसरे राष्ट्रों में या और जगह हमको देखने को मिलती है। यहाँ वैसी बात ही नहीं है। ये सारी बातें हमको इसके उदाहरण या और दूसरों से कंपैरिजन हम भारत की किसी भी चीज़ का नहीं कर सकते। हमको तो भारत के ही परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को समझना पड़ेगा। आप कुछ-कुछ ये कॉन्सेप्ट समझ पा रहे हैं कितने ज़बरदस्त रूप से सूक्ष्म हैं, कितने ये क्या हैं देविका जी? हाँ जी, पंकज भाई, थोड़ा-थोड़ा हो गया क्लियर। ये हिस्ट्री को इस तरीके से आए तो है, नहीं तो सब डिस्टॉर्टेड है। आप वॉर्स को किस परिप्रेक्ष्य में रखोगे? किस आप तो कहोगे वैसे ही बगावत कर दी, वैसे ही इसकी हत्या कर दी। है ही नहीं वो बात यहाँ, इस तरीके की चीज़ें ही नहीं है। किस चीज़ को कहाँ रखो, किसी को भी तो हम प्रथा कह देते हैं, किसी को कुछ भी कह देते हैं। और इस तरफ हम प्रीडिस्पोज़्ड रहते हैं कि कैसे भी हम पतन बताएँ। देखो ये पतन, ये कमियाँ भारत की। अरे पहले महानता जानो, कमियाँ तो बाद में, आप कमियाँ किसकी? पहले महानता में प्रवेश करो।
कमियां क्या गिने हम? विशेष बात तो ये है कि हम मनुष्य जिस तरीके का, उसके बावजूद ये चीज खाली परिकल्पना नहीं, एग्जीक्यूशन में लाई गई है। ये विशेष बात है। कमियां क्या गिने? मनुष्य की कमियां थोड़ी गिनने की होती है, उसकी तो विशेषताएं गिनो। कमियां तो बेचारा अब इस हाड़मास का पुतला है, वो कुछ काम कर रहा है, वो कर पा रहा है, ये बड़ी विशेषता है। कमियां क्या गिने हम? क्यों रविकांत जी, ठीक चल रहा है? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण चीज है ये, गहराई से समझने वाली चीज, जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। दीपक जी। इसे थोड़ा मैं फिर से सुनूंगा। हाँ, परिप्रेक्ष्य थोड़ा सा अलग तो समझ में आ रही है। हाँ, लेकिन पूरी तरह अभी तक मैं इसे आत्मसात नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है। जहां आपको सेंटेंस, आप अपने समय से देख लीजिएगा, आप अटक जाते हैं तो ग्रुप में वो प्रश्न डाल सकते हैं या मेरे को अलग से फोन कर लीजिएगा। अब ये पॉइंट डी आ गया, प्राचीन ऋषियों को प्रस्तुत समस्या के समाधान का भान। अब ये इसके ऊपर आ गया, तो हम क्या क्या चीज ट्रेस करके आए हैं। पहले तो भारतीय भाव क्या है। अगर आप ये समझो ही नहीं तो उसके सामने समस्या क्या है वो क्या समझो। उसके बाद में वो समस्या को किस दृष्टिकोण से भारत देखता था, तो समाधान के लिए उसके मन में क्या बात थी। अगर इस समस्या को वो फील कर रहा है, तो अब इसके समाधान के लिए वो क्या क्या समझता है। माँ अगर ये समस्या वहां मैनेजमेंट के अंदर आश्रम में महसूस कर रही हैं, तो फिर वो इसके रेजोल्यूशन की तरफ, इसको मीट करने के लिए इस समस्या को क्या कर रही हैं। तो पहले तो माँ का भाव, उनके सामने ये समस्या किस रूप में प्रस्तुत हुई थी, कैसे दिख रही थी, माँ ने इसको किस तरीके से डील किया। फिर वो जो रूप पैदा हुए, जो बातें हैं, उसका आकलन इस पे हो सकता है। तो न तो हमको भारतीय भाव का सेंस ऋषियों के सामने, आप समस्या बता रहे हो, उन्होंने विफल होने के लिए विवश किया उसको, ये तो बातें ही कुछ और है। अतएव भारत की एकता साधित करने में आई विफलता, जिसके परिणाम स्वरूप पहले तो इस पर आक्रमण होते रहे, और विफलता सोचा समझा एक काम था हमारे ऋषियों का, तो इसका जो परिणाम है वो तो मतलब मेडिटेटेड है, ये प्री मेडिटेटेड है ये चीज, सोची समझी चीज है ये। भाई आपने ये मार्ग लिया, तो अब इसके ऊपर जो आने वाले नजारे हैं या इसके ऊपर होने वाली जो चीजें हैं, वो आपने सोच समझ के किया है, ये नहीं। तो, तो कोई करे तो करते हो, सिक्का उछाल के थोड़ी। आप कहते हो नहीं, इस रूट से नहीं चलेंगे अपन, तो इधर से होके चलेंगे। वो भी तब जब कोई व्यक्ति ये कह रहा हो कि यार ये रूट के अंदर तो ये तो 10 किलोमीटर फालतू है। वो कहता हाँ मैं जानता हूं, तो भी अपन इसी से चलेंगे। आइदर तो ये हो कि वो व्यक्ति हठ धर्मी हो, बस मेरे तो मन में आ गई। अब ये तो कोई दलील नहीं हो सकती। तो ये आप ये कहो कि भारतीय जो हमारे ऋषि थे हठ धर्मी थे, ये बात तो कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। उन्होंने ये पथ क्यों चुना जो ज्यादा संकटपूर्ण था। दूसरा वाला जो सब लोग कह रहे हैं ये वाला चुनना चाहिए था, जानबूझ के उसको तो चुना नहीं, विफल कर दिया उसको, विवश कर दिया विफल होने के लिए। तो उसका जो परिणाम आया ये तो प्री मेडिटेटेड है, ये सोचा समझा है। ये जी ये ऐसी कोई चीज आ गई जो विचारों के हाथ में नहीं थी, कुछ नहीं है, ऐसी बात नहीं है ये। आक्रमण होना, ये साफ साफ कह रहे हैं, कहीं कोई शब्द नहीं बचा रहे, पूरा इतिहास तो दे रहे हैं। अब इसके इलस्ट्रेशंस इसके साथ इतिहास में जोड़ दो, हो गया इतिहास। इतना अच्छा पर्सपेक्टिव, पूरा इतिहास आप पढ़ लो, सारी किताबें पढ़ लो, तो नहीं मिल सकता, यहां दे ही रहे हैं। अब खाली घटनाक्रम है, उसको इस दृष्टिकोण से जोड़ दो और बच्चों के सामने रख दो।
सबके सामने रख दो इसको। ये करने की चीज है। पहले तो इस पर आक्रमण होते रहे, मतलब इसमें क्या करने का है, हर प्रांत का, हर एरिया का, फिर बाद में ये जो कालखंड बता रहे हैं उसमें भी बहुत गड़बड़ है। पहले तो कि ये डायनेस्टीज इस समय से लेके ये तब तक रही, ये भी बहुत डाउटफुल चीजें हैं। उनके साम्राज्य का एक्सटेंट कहाँ तक रहा, वो भी बहुत डाउटफुल है। दूसरे 1000-1500 वर्ष तो यूं खा जाते हैं हिस्ट्री के अंदर जैसे ये रहे ही ना हो, कि चंद्रगुप्त को किसी समय का बताते हैं कोई कोई, अब वो गुप्त था या कौन सा था, ये भी तो एक समस्या है। किसी को किसी के कालखंड का, और उसके अंदर इनको पता ही नहीं चल रहा कि ये 1000-1500 साल तो इधर उधर कर दिया इन्होंने। फिर उसके प्रमाण स्वरूप ये किसी इंस्क्रिप्शन को आपको दे देंगे। वो इंस्क्रिप्शन अगर, और आपको जब इंस्क्रिप्शन दे देंगे तो आप ये सोचोगे अरे इसने तो इंस्क्रिप्शन दे दिया तो ये तो बिल्कुल वैलिड है। आप थोड़ा-सा और गहराई में प्रवेश करते हो और उसी इंस्क्रिप्शन को 4 जनों द्वारा अनुवाद किया गया, जब उन 4 अनुवादों को एक साथ रखते हो आप कह रहे हो, "अरे! ये तो गड़बड़ है।" सेम इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, 4 जो जो इतिहासकार हैं, 4 तरीके से उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। आप कह रहे हो, "यार, यहाँ है गड़बड़ी, ये है गड़बड़।" किसी एक इतिहासकार को पकड़ा, उसने अपने साक्ष्य दिए, आपने आँख बंद करके उन साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए कहा, "हाँ यार, ये साक्ष्य दे रहा है ना।" ये तो डिसइंटरेस्टेड तरीके से तटस्थ हिस्ट्री दे रहा है आपको, तटस्थ नहीं है। क्योंकि जिन आधारों को वो काम में ले रहा है, अगर तटस्थ खुद हो भी तो भी वो जिस तरीके से उसको इंटरप्रेट करेगा, वो करेगा किस परिप्रेक्ष्य में? प्रॉब्लम ये है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप अगर उस इंस्क्रिप्शन के सामने भी खड़े हो, अगर आपने किसी एक इंटरप्रिटेशन को उठा लिया, ये अपन ने किया है, ये हिस्ट्री का जब कर रहे थे, एक इंस्क्रिप्शन को, इसीलिए मैं कह पा रहा हूँ ये बात। एक जने ने जो बात कही, दूसरा उसका खंडन करते हुए अनुवाद कर रहा है। ये नहीं कि उसने ये गलत कही है, ये नहीं कह रहा। सेम इंस्क्रिप्शन का अनुवाद मैं एक कर रहा हूँ, आप एक कर रहे हो। और जब दोनों को मिला रहे हैं, तो आप तो ये कह रहे हो ये पक्षी नॉर्थ से साउथ में गया, और दूसरा कह रहा है ये ईस्ट से वेस्ट में गया। तो ये तो बात ही 2 हो गई। ये हिस्ट्री कहाँ रही फिर? और जिन प्रमाणों पे आप इसको आधारित कर रहे हैं, वो अपने आप में खाली एक भौतिक वस्तु बन के रह गया। मतलब तो उसका कोई निकला नहीं। वो इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या निकला? क्योंकि मतलब तो दोनों अलग-अलग निकाल रहे हैं हम। मैं कह रहा हूँ पक्षी इस दिशा से इस दिशा में गया, दूसरा कह रहा पक्षी। तो हमने एक तो ये जो आर्यन इन्वेजन ट्रेस किया, इसमें कुछ लोगों ने बड़ी मेहनत करके साक्ष्य दिए, मैप्स बनाए, डायग्राम्स दिए। ये आर्यन्स इस साइड से लेके इस साइड में इन्होंने इन्वेड किया। तो दूसरे कह रहे हैं नहीं-नहीं इधर से आए। एक दूसरे का वो खंडन ये नहीं कर रहे कि वो झूठ बोल रहा है, ये नहीं। दोनों कह रहे हैं मेरी डिसइंटरेस्टेड इंक्वायरी है। मैं इसको ईमान देखो, मैं इन आधारों पे इसको बेस कर रहा हूँ। दूसरा अपने आधार बता रहा है, आप अपने आधार बता रहे हो, और जो निर्णय है वो एक दूसरे का खंडन कर रहे हैं अपने आप ही। व्यक्ति नहीं कर रहे, निष्कर्ष कर रहे हैं एक दूसरे का खंडन। अब ये तो, अब क्या तो हिस्ट्री रही। इसीलिए जब मेरी बात हो रही थी किससे, तो अब ये शुरू कैसे किया जाए? तो इसका पर्सपेक्टिव श्री अरविंद ही हमको दे सकते हैं, और कोई दूसरा पर्सपेक्टिव आधार नहीं है चलने का। भई ये समय सीमा तो आज हमारी हो गई। ये टाइटल जो है हम इसको कल पकड़ेंगे, कि प्रस्तुत समस्या का समाधान। अब इसमें कोई बात हो तो, अ, शब्या जी? आज हम यहाँ पांडिचेरी से निकल रहे हैं। कल पहुंचेंगे तो फिर हम इसको फिर से सुनेंगे, तब हम ये करेंगे। विवेक? नहीं भैया, कोई बात नहीं है। देविका जी? पंकज भाई,
तो हम ये अब कह सकते हैं कि जो एंशियंट इंडिया है, उसने ये जो स्पिरिट ऑफ सेंट्रल रूल है उसको रिजेक्ट कर दिया, ताकि जो रीजनल कल्चर है, जो रीजनल जगह हर प्रदेश की अपनी जो सभ्यता है वो फ्लरिश कर सके, हम ये कह सकते हैं। सेंट्रल जैसा हम समझते हैं वैसा सेंट्रल, तो इसलिए राजतंत्र तो यहाँ रहा, पर वो राजतंत्र बहुत प्लायंट था यहाँ, इसीलिए राजा तो रहे, शुरू से राजा ही राजा रहे, पर कहीं किसी को कोई समस्या नहीं। राम जी के राज्य के अंदर कोई समस्या थोड़ी हो सकती है। इसलिए अपना जो टाइटल है चक्रवर्ती का, और चक्रवर्ती राजा, उसके लिए ये चीजें जरूरी है। जैसे कल अपन बात कर रहे थे कि अश्वमेध का डीपर मीनिंग क्या हुआ। राजा है, उसको ये मंदिरों का निर्माण, वहां वो एंश्योर करो कि कहाँ खूब फ्लरिश कर रहा है। वो कब हो सकता है? बनना ही नहीं चाह रहा कोई राजा। ये देखो आप, राजा बनना ही नहीं चाह रहे, तो उसके ऊपर जो योक है इतना भयंकर है, उसके ऊपर जो ओब्लिगेशंस हैं धर्म की, वगैरह, यार ये तो कमर तोड़ दी इसने। तो ये तो आज हम हमारी मानसिकता को उस मानसिकता में रीड करने का प्रयास करते हैं, समस्या यहाँ आती है। वो तो वेद को भी हमने किस तरीके से रीड किया है, ये हम पूरा पढ़ेंगे, अभी तो बहुत पेजेस हैं, पर ये भी बहुत संक्षेप में है। सोचो अब क्या इतिहास है। तो राजा भी थे, वो भी इसका मतलब प्रदेश के थे ना, रीजनल थे राजा जो थे, ऐसा सेंट्रल रूल तो नहीं था जैसे अब स्टेट्स हैं यहाँ पे। तो उस टाइम पे वो स्टेट्स की जगह पे वहां के उस जगह के राजा होंगे, बट वो एक सेंट्रल हाँ, ये आ रिजेक्ट, जाएगा। ये हाँ जी, सेंट्रल हाँ, रूल बट रिजेक्ट हो गया एंशियंट इंडिया के अंदर। एज सच जिसको हम ये जैसे कह रहे हैं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट दिल्ली, हाँ दिल्ली में, हाँ वो है, वो वो नहीं। रिजेक्ट हो गया, क्योंकि फिर वो जो है बाकी की रीजनल जो है उसको ओवरशैडो कर जाती, जो अरे भाई, रीजनल। अभी भी आप देखो कि पॉलिटिकल विल आप इंश्योर कर नहीं सकते, क्योंकि आप थोड़े थोड़े दिन के ऊपर आप काम कैसे करो। जनता आपको, कि मूर्ख लोग हैं वो उठा के कोई अच्छा काम करने वाला, अभी ये निर्णय नहीं ले सकते कि हमारी जो पोर्नोग्राफिकल वेबसाइट्स हैं वो बंद होंगी, क्योंकि जनता खड़ी हो जाएगी इसके लिए। और नहीं, वही अगर एक सही राजा होगा तो कुछ नहीं, अभी कैसा भी निर्णय हो ये कभी कैसे लें, पॉलिटिकल विल नहीं है, कोई चीज ही नहीं है कि कोई चीज कर पाए, स्पाइनलेस है बिल्कुल। पूरा देश इसी तरीके का हो गया। वहां सेंट्रल विल है, काम तभी हो सकता है, नहीं तो घर भी नहीं चल सकता, खाना थोड़ी बनेगा आपके। फिर तो लफंगों का रूल होगा घर के ऊपर भी, बच्चे हुड़दंग करेंगे, माँ बाप कहेंगे क्या करें हम, मानते नहीं। जिसमें चेतना है वो शासन करना चाहिए। पांडिचेरी आश्रम की क्या दुर्दशा हो सोचो, कि लफंगे आके बैठ जाएं वो सिर के ऊपर। इसीलिए नहीं, कोई विल पावर है ही नहीं। बड़ी बड़ी जमीनें, बड़ी बड़ी सारी चीज, रहने को कोई तैयार नहीं, चीजें कुछ हो नहीं रही, विल नहीं है। रिसोर्स की समस्या कभी नहीं होती, विल की है समस्या। विल है तो काम है। हमारे साथ भी यही है, विल नहीं है, ये थोड़ी आपके पास कोई रिसोर्स की समस्या है, विल नहीं है। यही बात हर चीज में यही है। क्यों? क्योंकि जगदम्बा की विल है, वही काम करती है। विल से जुड़ जाओ, काम हो जाएगा। विल नहीं है, इसलिए क्या करें, हमारे तो ये क्या करें, परिवार क्या करें। मक्कार हो आप, झूठे हो। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है, प्रकृति बहुत ठीक कर रही है। इनफैक्ट आप डिजर्व ही नहीं करते उस तरीके से। पॉलिटिकल विल चाहिए, किसी भी चीज में विल चाहिए कि ये करें। माँ ने किस आधार के ऊपर तैयार कर दी, कोई रिसोर्स थोड़ी था। सब चीज नहीं, हमको भी यही चाहिए, ये सूत्र, डीपर सूत्र हमको प्रदान किए जा रहे हैं। विल अपनी लगाओ और संसिद्ध करो। ये जगत यही तो चमत्कार है, चेतना का लोक है ये। भारी चीजें से कोई हम ये पद्धति कर लेंगे उससे साधना हो जाएगी, कुछ नहीं होगी। मालाएं जप लो तो नहीं होगी, नई माला जपो। अर्जुन ने तो तलवार, भाले, तीर ये चलाए, उससे साधना हो गई उसकी। वो तो भागने तैयार ही था, देखो उसको वहां विश्व रूप दर्शन हो रहा है।
तो सूत्र गहरे दूसरे हैं, सतह पे नहीं है। अपनी विल को प्रभावी करो, संकल्प शक्ति इसके अंदर लगाओ और जीतो। ये जगत यही है। कमजोर व्यक्ति, उसका भाग्य बदा है, उसका नष्ट हो जाएगा। वो नष्ट होने के लिए डूम्ड है बस। अगर आप कहते हो मैं कमजोर हूं, तो आप मनुष्य नहीं हो। वही विवेकानंद जी कह रहे हैं, क्या कहें इनको? स्त्री, पुरुष, पशु, क्या है ये? इसलिए मैंने एक स्टेप और आगे जाके कहा, पशु भी नहीं, ऑटोमेटन्स, यंत्र हैं, कठपुतलियां हैं बस। साधना की बातें, ये बात बकवास है, टोटल बकवास है। सूत्र बहुत क्लियर हैं ये। क्यों देविका जी? एकदम क्लियर है ये, इसमें कहीं कोई साफ है। क्यों देविका जी? हेलो हाँ जी, बिल्कुल पंकज भाई। रविकांत जी? हाँ ठीक है, बाद में आपने वो विल पावर वाली बात बहुत अच्छी बताई है। सारा खेल विल का है। बाकी इसको दोबारा पढ़ा जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा सा। भारतीय शासन प्रणाली, इसको हम पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, तो यहाँ विराम देते हैं, कल जी मिलते हैं। जी। जय श्री माँ। जय श्री माँ। जय श्री राम।